नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, आपको पता है कि सत्ता कैसे काम कर रही है। सत्ता के पास जब हमारे सवाल के जवाब ना हो और सत्ता के मातहत जो ब्यूरोक्रेसी काम करती है, अधिकारियों का अमला काम करता है, वो आपको जब नहीं सुने, और तीसरा खंभा जो है मीडिया का, जो चौथा खंभा कहा जाता है, वो आपकी आवाज़ नहीं सुने या आपको नज़रअंदाज करते, वो सत्ता के साथ चलने लगे, तो आपके पास रास्ता पर क्या बचता है? न्यायपालिका का, जुडिशरी का, हमारे सुप्रीम कोर्ट का, हमारे हाई कोर्ट का, और हमारी डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट का, निचली अदालतों का। यहाँ हम अपने मामले को लेकर जाते हैं और उम्मीद करते हैं वो सुनवाई करेगा। तो आज देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अलग अलग मामलों पर सुनवाई हुई, उस पर फैसला भी हुआ और कुछ मामलों में तीखी टिप्पणी भी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। हमको और आपको याद रखना चाहिए कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि स्टैम्प पेपर लेते हैं और मान लीजिए कोई झगड़ा हो गया तो दोनों उस पर सुलहनामा करते हैं और मान लेते हैं सुलहनामा हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, आप स्टैम्प पेपर पर जो सुलहनामा करते हैं वो तब तक मान्य नहीं होगा, कानूनी नहीं होगा, जब तक उस पर कोर्ट से मुहर नहीं लगता है। ये बात हमें और आपको आज जान लेनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर बहस हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना मुहर वाला मध्यस्थता समझौता कानून में मान्य नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक बेंच बैठी थी 5 जजों की, उसमें 3-2 से फैसला आया। 3 ने कहा ये मान नहीं है, 2 ने कहा क्यों नहीं मान नहीं है। आखिर उस समाज के अंदर ही तो फैसला हो रहा है, 2 लोग आपस में मिल रहे हैं, तो कोर्ट की ज़रूरत क्यों है? इस तरह का विवाद आया, लेकिन माना जाता है कि बहुमत का फैसला ही फैसला है। तो इस केस की सुनवाई जो कर रहे थे वो जस्टिस के एम जोसेफ थे, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हर्षिकेश रॉय और सीटी रवि कुमार की पीठ ने ऐसा निर्णय दिया। निर्णय में कहा गया कि यदि दस्तावेज पर मुहर नहीं लगी है तो न्यायालय को स्टाम्प अधिनियम के तहत उस पर सुनवाई करने का विधिवत अधिकार है। स्टाम्प अधिनियम द्वारा मान्य नहीं किया गया मध्यस्थता समझौता कानून में गैर अस्थायी हुआ। इसलिए हम लोग आगे से ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर गांव में आपको सुनने को मिलेगा कि 2 लोग लड़ गए, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, समझौता आपस में हुआ, तो एक स्टाम्प पेपर पे दोनों लिख लेते हैं और साइन कर देते हैं और मान लिया जाता है। लेकिन जब फिर कोई विवाद होगा तो उस फैसले का कोई मतलब, उस पेपर, उस दस्तावेज का कोई कानूनी तौर पर मतलब नहीं रहेगा। हमारे और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण फैसला है। वही आपको याद होगा कि दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के यहाँ ये पूछने गई थी कि आपने श्रीनगर में जनवरी के महीने में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने आरोप लगाया था, कई महिलाएं हमें से मिली गई और उन्होंने शिकायत किया कि पुलिस हमारे आवेदन पर कार्रवाई नहीं करती, हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाता है। आप कृपया लिस्ट दीजिए, हम उस लिस्ट पर कार्रवाई करेंगे। ये दिल्ली पुलिस गई थी और आप लोग को ये अखबारों में आया था, चैनलों में आया था, सोशल मीडिया पर ही चला था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के पास एक मामला गया। महिला जो कुश्ती पहलवान होती हैं, उन लोगों का मामला लेकर कपिल सिब्बल गए। महिला कुश्ती पहलवानों का आरोप था कि हमने दिल्ली पुलिस को आवेदन दिया था, कंप्लेन दिया था कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने हमारे साथ यौन अत्याचार किया है। वो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने हमारे साथ और हमारे जैसी कई लड़कियों के साथ यौनाचार किया है, यौन उत्पीड़न किया, और दिल्ली पुलिस केस नहीं लिख रही है, FIR दर्ज नहीं कर रही है। समझिए दिल्ली पुलिस के चरित्र को। एक और मैं बात बताऊंगा, दिल्ली पुलिस में एक महिला अधिकारी ने, परसों इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, एक महिला अधिकारी ने आरोप लगाया है कि स्पेशल जो कमिश्नर होते हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ किया है। दिल्ली पुलिस उसकी आंतरिक जांच कर रही है, कानूनी जांच नहीं कर रही है। और ये राहुल गांधी से पूछने गई थी दिल्ली पुलिस कि बताइए हम उस मामले की जांच करेंगे।
तो चरित्र समझ लीजिए। खैर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और खुद चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ महिलाओं के मुद्दे पे बड़े वो रहते हैं कि इनके साथ न्याय होना चाहिए, उसमें कहीं पे दिक्कत नहीं है। उसमें कपिल सिब्बल ने कहा कि महिला पहलवान हैं, 7 ऐसी हैं जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। समिति की एक रिपोर्ट है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, FIR दर्ज नहीं की जा रही है। कृपया नाबालिग की आखिरी शिकायत देखें। युवा लड़की ने स्वर्ण पदक जीता है। को याद होना चाहिए कि ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से जो भी खेल खेलते हैं वो स्वर्ण पदक जीत के लाते हैं, सिल्वर पदक जीत के लाते हैं और हम लोग तालियां बजाते हैं। क्या देश का नाम ऊंचा दिया है। लेकिन इसके उलट देखिए, इन्हीं महिला पहलवानों ने, कुश्ती पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को जाकर आवेदन दे रहे हैं, पुलिस सुन नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहलवानों की याचिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उनका यौन उत्पीड़न किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। इस मामले पर इस अदालत द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है और आने वाले शुक्रवार को, फ्राइडे के दिन इस पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया है। दिल्ली पुलिस पेशोपेश में है। आखिर कौन शख्स है? दिल्ली पुलिस किसके पास है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह के पास है। और सांसद किस पार्टी का है? बीजेपी का है। और कौन है सांसद? कई आपराधिक मुकदमे सांसद पे दर्ज है, हत्या के, जघन्य हत्या के, लेकिन दिल्ली पुलिस ने दर्ज नहीं किया। खैर अब सुप्रीम कोर्ट आगे आई है तो हमें उम्मीद करना चाहिए कि यहाँ से न्याय मिलेगा। तभी आपको मैंने शुरू में बताया था कि जब सारी सत्ता खामोश हो जाए, अधिकारी खामोश हो जाए, मीडिया खामोश हो जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले ही हमें आपको बताने पड़ेंगे, आपको भी समझना पड़ेगा। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर महिला जो कुश्ती पहलवान हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। आंदोलन उनका चल रहा है और उनका कहना है जब तक सांसद पर FIR नहीं हो जाती, कार्रवाई नहीं होती, हम जंतर मंतर से हिलेंगे नहीं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। किस बात के लिए? दिल्ली हाई कोर्ट में जो जजेज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे रिसर्च स्कॉलर होते हैं जो शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं लीगल न्याय तंत्र के बारे में, कानून के बारे में। उनको एक राशि दी जाती है दिल्ली सरकार की तरफ से, उनकी राशि बकाया है, दिल्ली सरकार ने दिया नहीं। वो राशि हर एक शोधार्थी को, एक रिसर्च करने वाले को पहले 25,000 था, बाद में हाईकोर्ट के आदेश से 65,000 हो गया है, दिया नहीं गया है। दिल्ली सरकार को इस पर हलफनामा दायर करने को कहा गया है। उम्मीद है अब शोधार्थियों को, रिसर्च करने वाले को बकाया पैसे मिठाई। एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है। हमारे नेता कुछ साल 2014 से पहले तक धर्मनिरपेक्ष भारत बोला करते थे, कोर्ट बोला करती थी। अब तो मामला यहाँ तक आ गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं, खासकर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ या दूसरे जज भी, ज्ञानवापी मामले में मुसलमानों का वजूखाना पहले छीन लेते हैं, उनको एक प्लास्टिक के टैंक के पास पहुंचा देते हैं। वजूखाना छीनकर प्लास्टिक टैंक जिसमें पानी होता है वजू करने के लिए वहाँ पहुंचा देते हैं। और ये भारत का सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। लेकिन आज उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फिर से एक बार दोहराया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले अपराध को कम नहीं किया जा सकता है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड की धारा 295A के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ जो FIR दर्ज हुआ है उसको हम रद्द नहीं करेंगे। और रद्द नहीं करते हुए यह टिप्पणी की न्यायाधीश जो है शरद कुमार शर्मा, उन्होंने कहा कि अगर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अपराध को आसानी से जोड़ा जा सकता है तो यह पूरे समाज को खा जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी
पीठ ने यह भी कहा, पीठ मतलब बेंच, जजों की बेंच होती है, भारतीय संविधान का मूल ताना बाना धर्मनिरपेक्षता है, जिसे संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। न्यायाधीश ने कहा कि जानबूझकर किसी समुदाय के खिलाफ कुछ भड़काऊ बात कही गई है या बर्ताव किया गया है, ये कहीं से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल बेंच राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी उधम सिंह नगर के उप जिला सचिव ब्रजेश द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उन्होंने 22 अक्टूबर 2019 को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट किया था और FIR हुई थी। अपने FIR को रद्द कराने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट गए थे, जिस पर एक उत्तराखंड के जस्टिस शरद कुमार शर्मा की टिप्पणी आई और उनकी याचिका रद्द कर दी गई। अच्छी बात है। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने कहा कि आधार के जरिए आप किसी का बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि का निर्धारण नहीं कर सकते। उसके लिए प्रॉपर सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। याद है कि पहले ऐसे ही होता था, इन दिनों तो हालात ऐसे हो गए हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपको किसी पता करना है तो फटाक से आप मान लीजिए कि आधार में ही आपको मान लिया जाएगा कि यही जन्म है। कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं, आपको प्रॉपर वे में सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, और सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके हड्डियों का मेडिकल चेकअप करके पता किया जाएगा आप कितने साल के हैं। एक अजीबोगरीब स्थिति आई है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जिस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और जिसमें कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ED को कह रहे हैं कि आप केस दर्ज कीजिए इस व्यक्ति के खिलाफ, उसी पर वो टीवी चैनल पर जाके शाम को इंटरव्यू भी दे रहे हैं। ABPP चैनल एक चैनल है वेस्ट बंगाल में, बांग्ला चैनल है, उस पर इंटरव्यू दे रहे हैं कि इस व्यक्ति को तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, इसके खिलाफ तुरंत जांच होनी चाहिए, और उस मामले की सुनवाई वो कोर्ट में कर रहे हैं। अब आपने सुना है ऐसा क्या? अभी तक तो हम लोगों ने नहीं देखा है कि मान लीजिए आप संविधान की बहस या कोर्ट रूम में करेंगे या टीवी चैनल पर जाके करेंगे। शायद जस्टिस गंगोपाध्याय को टीवी चैनल अच्छा लगता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दरअसल जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के बारे में इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई ED को करनी चाहिए और ED आत्महत्या है। वो इंटरव्यू में ये बात बोल रहे हैं, फिर जाकर फैसला भी करते हैं। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जो दूसरे जज है PS नरसिम्हा की बेंच ने कहा, न्यायाधीशों के पास लंबित मामलों पर समाचार चैनलों को टेलीविजन साक्षात्कार देने का कोई व्यवसाय नहीं है। यदि वो ऐसा करते हैं तो संबंधित न्यायाधीश मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और अगर ऐसा हुआ है तो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय अब उस केस की सुनवाई नहीं करेंगे। एक अजीब सी बात आ रही है कि जज भी अब अर्नब गोस्वामी बनना चाह रहे हैं। गजब सी बात आ गई है। वहीं एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सुनवाई बॉम्बे हाईकोर्ट की चल रही है। वो हमारे और हमारे जैसे कई ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे पत्रकार कैमरे के जरिए आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं उनके अधिकारों, उनके हक को सरकार ख़त्म करना चाहती है, या जो हम आपसे बात करते हैं उसी हक को सरकार कह रही है ये फर्जी बात करना है। अगर सरकार को वो सूट नहीं करता है बात, तो सरकार ने एक कानून में संशोधन किया है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून में संशोधन किया है और कहा है कि अब हम तय करेंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर हमें लगा कि ये फर्जी बात है, सरकार को लगेगा ये फर्जी बात है, तो सोशल मीडिया से उसको हटा दिया जाएगा। कुणाल कामरा एक व्यंग्यकार है, हम और अच्छे व्यंग भी करते हैं। वो कहे कि ये कैसा कानून है, ये तो हमारे अधिकारों को ही ख़त्म कर देगा। और अधिकारों को तो छोड़िए,
भारतीय संविधान में जो बोलने और सोचने की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19 है, सरकार इस आईटी कानून के जरिए क्या अनुच्छेद 19 को ख़त्म करना चाहती है? अनुच्छेद 14 को ख़त्म करना चाहती है? अनुच्छेद 21 को ख़त्म करना चाहती है? ये तीनों ऐसे अनुच्छेद हैं 14, 19 और 21 जो हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी के लिए एक ऑक्सीजन है। थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा इंसान होगा ये अधिकार उसको चाहिए, नहीं भी पढ़ा लिखा होगा वो तब भी ये अधिकार चाहिए। ताज्जुब की बात है कि कोई जर्नलिस्ट कुणाल कामरा के इस मुकदमे को फॉलो अप नहीं करवा रहा है। सबके अधिकार जाने वाले हैं, लेकिन सिर्फ कॉमेडियन कुणाल कामरा ही इस मुकदमे को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार को कहा, फटकार लगाई, कहा कुणाल कामरा जो बोल रहे हैं इनकी बात बिल्कुल ठीक हमें लगती है और सही बात कह रहे हैं, इनकी याचिका मेंटेनेबल है, सुनवाई योग्य है। तो सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंट करते हैं केंद्र सरकार के वकील, वहाँ रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल, चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मामला है तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ही उस केस की पैरवी करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट के। कहा तुषार मेहता के पास अभी वक्त नहीं है। जस्टिस GS पटेल जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर याचिका आधारित है, इसलिए हम याचिकाकर्ता के ठिकाने की कोई जांच नहीं करेंगे। और सरकार को न्यायमूर्ति पटेल ने कहा कि आप जो हलफनामा दे रहे हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, कानून में तो कुछ और लिखा है, हलफनामा आप कुछ और दे रहे हैं। यहाँ पे सरकार फंस गई है। इतना आसान नहीं है, यह अभी मामला सुप्रीम कोर्ट आना है। अगर मासूम फर्ज कीजिए बॉम्बे हाई कोर्ट भी गुजरात हाई कोर्ट नहीं बना, तो गुजरात हाई कोर्ट नहीं बना, आप समझ रहे होंगे क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, गुजरात की जुडिशरी नहीं बनी, तो यह मामला दोनों हालत में सुप्रीम कोर्ट में आएगा। अगर उस सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी। अगर कुणाल कामरा के पक्ष में नहीं आता है तो कुणाल कामरा सुप्रीम कोर्ट, ये तय सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। और ज़रूरी भी है, जब आप लोग से बात कर रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण केस है। आप लोग भी वीडियो बनाकर ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि हमारे गांव में पानी की समस्या है, तो आप समझ सकते हैं कि आज की तारीख में आप बोलेंगे पानी की समस्या है, तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री तो है कि वो कहेंगे ये फेक खबर है। आप घर में मरते रहेंगे और कहेंगे ऑक्सीजन नहीं आया, सरकार कहेगी ये फेक खबर है। ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं एक दूसरे महत्वपूर्ण केस मुकदमे की तरफ। आपको याद होगा मुनव्वर फारूकी, यह भी स्टैंड अप कॉमेडियन है। इनको 1 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश पुलिस ने इंदौर में एक स्टैंड अप शो के दौरान हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहाँ की लोअर कोर्ट ने जमानत नहीं दिया था, मतलब निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट ने भी जमानत नहीं दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट वो आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पररी अंतरिम जमानत दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको पूर्ण जमानत दे दिया है और उनके सारे मुकदमे को इंदौर ट्रांसफ़र कर दिया है कि सारे मुकदमे की सुनवाई भारत में जहाँ पे भी मुकदमे, दिल्ली में भी उनके खिलाफ, इस सब मामले की सुनवाई इंदौर के कोर्ट में होगी। आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने वारंट जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पर रोक लगा दी। ये बहुत अच्छा फैसला है। वहीं कर्नाटक हाई कोर्ट ने भारत सरकार के खिलाफ एक याचिका की सुनवाई करते हुए याचिका ट्विटर ने लगाया था। क्या मतलब है, सरकार जब चाहती है तब हमें आदेश देती है कि इस ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दो, उस ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दो। कोई नियम कायदा कानून तो होगा। सरकार का IT एक्ट जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 66A, जब सरकार कहती है हम उसको बंद कर देते हैं, लेकिन जहाँ 66A का जिक्र नहीं है, सरकार कह रही इसको भी बंद कर दो, तो हम कैसे बंद कर सकते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसका फैसला सुरक्षित रख दिया है। अब सुरक्षित रखने का खेल ही कुछ और है। तो ट्विटर ने तर्क दिया
कि केंद्र सरकार को सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करने के लिए सामान्य आदेश जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। आदेश में ऐसे कारण होने चाहिए जो उपयोगकर्ताओं को बताए गए हों। अक्सर देखते हैं कि ट्विटर में जब आता है कि कोई शिकायत करता है ट्विटर अकाउंट में, तो ट्विटर बताता है कि देखिए आपके खिलाफ फलाने सरकार ने, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने कोई कंप्लेन लगाया है, आप इसका जवाब दे दीजिए। वही बात कर रहा है कि हम उपयोगकर्ताओं को कैसे बताएं। आप कहते हैं उसको ब्लॉक कर दो। उपयोगकर्ता जो ट्विटर को उपयोग कर रहा है वो हमसे पूछता है कि आप ब्लॉक क्यों कर रहे हो, तो आप कोई जानकारी दोगे तभी तो उनको हम जानकारी देंगे। ट्विटर का ये तर्क था। ट्विटर ने दूसरा तर्क दिया कि ब्लॉक करने का आदेश केवल उसी स्थिति में जारी किया जा सकता है जहां जो कंटेंट परोसा जा रहा है वह आईटी की धारा 69A के तहत निर्धारित आधारों के अनुरूप नहीं है या आईटी कानून के खिलाफ है। सरकार ने तर्क क्या दिया, ट्विटर अपने खाता धारकों की ओर से कोई बात नहीं कर सकता है, इसलिए याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, भारत की संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा होने पर ही केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगी। आपको याद होगा अभी मीडिया वन केरला का एक मलयालम चैनल पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि बार बार कौन सा गिरफ्तार के लेके आ जाते हो भाई कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। यहाँ पे भी भारत सरकार कह रही है कि भारत की संप्रभुता पर खतरा है। ट्विटर से भारत की संप्रभुता पर खतरा है तो बड़ी गजब सी स्थिति है। अब इस पर फिलहाल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अभी हम इस फैसले को रिजर्व रख लेते हैं, फिर फैसला देंगे। उम्मीद कीजिए कि ट्विटर के खिलाफ ही फैसला आएगा, फिर ट्विटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे। मतलब आप समझिए कि सारे मुकदमे जब आप सुनना शुरू कीजिए, अभी जब से आपसे बात कर रहे हैं, इस सब सरकार के खिलाफ ही मुकदमे। मतलब सरकार के लोगों का कितना ज़्यादा अविश्वास होता जा रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि इस्लामी कानून के तहत, मुस्लिम लॉ के तहत माँ बच्चे की कस्टडी की तब तक हकदार है जब तक कि वह विशेष आयु तक पहुँचता नहीं है। इसके बाद पिता द्वारा बच्चे ले जाए जाने को अपहरण का अपराध करने वाला नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में पक्षकार मुस्लिम कानून द्वारा शासित होता है। इस प्रकार यह पिता ही है जो अपने पुत्र के नाबालिग होने के दौरान कानूनी अभिभावक है और माँ ऐसे बच्चे की 7 वर्ष की आयु तक कस्टडी में रखने का दावा कर सकती है। एक माँ याचिका लेकर गई थी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में। उस याचिका में यह था कि उसके पिता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने 10 साल और 8 साल के 2 बेटों का अपहरण कर लिया है। इसी पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में 2 शहरों का नाम बदल गया, औरंगाबाद और उस्मानाबाद। औरंगाबाद शहर का नाम हो गया संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम हो गया धाराशिव। महाराष्ट्र सरकार आज कोर्ट में जाकर, बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी ये नाम नहीं बदले जाएंगे। मतलब नाम औरंगाबाद ही रहेगा और उस्मानाबाद ही रहेगा। सोचिए ये लोग कैसे फैसले करते हैं। उसका कारण क्या है? लोग वहाँ लाइनों में लगने लगे हैं, ज़मीन के कागजात बदलवाने हैं। औरंगाबाद पहले ज़मीन के कागज पे था, आधार कार्ड पे था, वो सब चेंज होगा, लेकिन वो प्रक्रिया भी पूरी सरकार नहीं की थी और नाम बदल दी। हालांकि हाई कोर्ट में इन्होंने जाके आज हलफनामा दिया कि जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी नाम वही रहेगा, लेकिन फिर भी लाइन में तो लगना ही है। हम लोग जब घूमते हैं, देखते हैं, हिंदू आबादी में अभी शादी का मौसम भी आने वाला है। आप देखते होंगे बड़े बड़े साइन बोर्ड सामूहिक विवाह के लगे होते हैं कि इतनी कन्याओं का विवाह होने जा रहा है, हम सहयोग करेंगे। ये तो एक ब्लैक मनी का गोरख धंधा तो है। पूरी शादी होगी मान लीजिए 25 लाख में और बजट बनाया जाएगा 1 करोड़ का, 75 लाख रुपए सड़केंगे। ये एक अलग चीज़। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्य समाज की सर्वोच्च संस्था सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा को आत्म परीक्षण करने के लिए कहा है और कहा है कि ये ऐसा क्यों है
कि आपके यहाँ नाबालिग लड़के लड़कियों की शादी आप लोग करवाते हो, एक क्राइम कर रहे हो। लड़कियों की शादी हमारे यहाँ 18 साल है और लड़कों के लिए 21 साल है शादी के लिए। लेकिन आज समाज सभा जो है नाबालिग लड़के लड़कियों को पकड़कर शादी करवा रही है। इसे बलात्कार क्यों न माना जाए, अपराध क्यों न माना जाए? आत्म परीक्षण कीजिए। उन्होंने गाइडलाइन भी आज समाज को दिया है कि आवश्यक दस्तावेजों की एक जांच सूची तैयार की जानी चाहिए और प्रस्तावित जोड़े की उम्र को सत्यापित करने के लिए दस्तावेजों की सत्यता और प्रामाणिकता को जांच करने के लिए एक तंत्र विकसित कर किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में विवाह को रद्द नहीं किया जा सकता है। यह पता लगाने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाए कि क्या दुल्हा या दुल्हन के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई शुरू की गई है, क्या उसमें लड़के और लड़की की उम्र का खुलासा किया गया है या नहीं। अभी तो आपको पता है कि असम में एक आंदोलन ही वहाँ की सरकार चला रही है कि जितने नाबालिग शादी होते हैं वो मुस्लिम आबादी में होते हैं। अब बताइए, इलाहाबाद हाई कोर्ट आर्य समाज को कह रही है। तो कहानी और तथ्यों में बहुत फर्क है। आर्य समाज ने क्या दलील दिया? आर्य समाज के जो वकील थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये सहमति से बने रिश्ते का मामला है। पीड़िता और आरोपी दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी, पति पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे। मतलब आप समझिए कैसे जस्टिफाइड किया जा रहा है कि ठीक है हम अंडर एज हैं, नाबालिग हैं, लेकिन हम लोग साथ, ये दोनों साथ रह रहे थे। अदालत ने कहा ये सब फालतू की दलील मत दीजिए, आप शैक्षिक दस्तावेज हमारे पास लाइए तभी हम आपको बेल देंगे। चूँकि ये लोग जेल में हैं तो एक जमानत मांग ली है। आज सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक सरकार की उस फैसले पर सुनवाई हुई जिसमें तथाकथित तौर पर कर्नाटक सरकार कहती है कि मुसलमानों को हम 4% जो आरक्षण दिए थे वो खत्म करती है। आप इसमें एक महीन लाइन समझ लीजिए, मुसलमानों को इस मुल्क में कहीं आरक्षण नहीं। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। दरअसल सामाजिक आर्थिक आंकड़े के आधार पर जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें हिंदू आबादी भी शामिल है जो पिछड़ा है। उसी तरीके से अगर लोहार का काम हिंदू कर रहा है और वो पिछड़ा है और मुसलमान भी लोहार का काम कर रहा है, वो पिछड़ा है, उसको आरक्षण दिया जाता है। दोनों को इकट्ठे करके दिया जाता है। लेकिन ये अफवाह और गलतफहमी पैदा की जाती है कि मुसलमानों को इस मुल्क में आरक्षण है। यह देश इतना दरिया भी नहीं। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तब तक इस फैसले पर अमल नहीं करेंगी जब तक कि सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। और सुनवाई की अगली तारीख 9 मई है और 15 मई तक सरकार बन जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी चालाकी करता है, वो भी समझ रहा है कि अभी इसको टनाते नई सरकार बनने तो हम क्यों फैसला लें। बहुत बहुत शुक्रिया।